बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना STA 630 का लेसन नंबर 7 करेंगे। आज के लेसन में हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। हाइपोथेसिस की टाइप्स भी होती हैं डिफरेंट किस्म की, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आगे हर स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग कि हाइपोथेसिस होता क्या, उससे रिलेटेड हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो इस बात पे ख़त्म हुआ था, हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था ना, वेरिएबल्स की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी और फिर हम लोगों ने ये कहा था कि वो वाली स्टेटमेंट जिसमें हम लोग वेरिएबल्स का जिक्र करते हैं, वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप का जिक्र करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोजिशंस। ठीक है, वहीं से आज जो हमारा जो लेसन है हम लोग उसी वहीं से जो हम लोग ने जहाँ पे छोड़ा था ना, वहीं से हम लोग आज के लेसन का स्टार्ट लेते हैं। प्रोपोजिशंस वो स्टेटमेंट्स होती हैं वेरिएबल्स के बारे में जो कि ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। आप जो फिनोमेना आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं या जो आप लोग कंसिडर कर रहे हैं वो आपकी ऑब्जर्वेबल रियलिटी अगर हो, यानी कि एक ऐसी रियलिटी जिसको आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम लोग जो वो कहेंगे कि वो वाला जो फिनोमेना है या वो वाली जो स्टेटमेंट है आप लोग उसको एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं। प्रोपोजिशंस जो भी आप लोग लिखते हैं उनको आप लोग वेरीफाई करते हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि रियलिटी में वो पॉसिबल है या नहीं है। ये जो आप लोग पूरी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसकी रियलिटी को आपने डिटरमिन करना होता है, उसी को हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसलिए हम लोग हाइपोथेसिस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज अ वेरीफिएबल काउंटर पार्ट ऑफ अ प्रोपोजिशन, यानी कि प्रोपोजिशन का ही वही हिस्सा या वो प्रोपोजिशन जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं वही हमारा हाइपोथेसिस होता है। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा फॉर्मल डेफिनेशन लें तो हाइपोथेसिस को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल्स के दरमियान एक लॉजिकल रिलेशनशिप जिसको हम लोग किसी टेस्टेबल स्टेटमेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हम लोग आगे मजीद देखेंगे। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल्स बताई हुई है, पहले ये वाली एग्जांपल सुन लें क्योंकि आगे हम जो भी बात करेंगे वो इसी एग्जांपल को माइंड में रखते हुए हम लोग देखेंगे। सबसे पहली एक हाइपोथेसिस की हमारे पास एग्जांपल है कि ऑफिसर्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पे लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। अब इस पूरी जो भी स्टेटमेंट है इसमें एक ही वेरिएबल का जिक्र हो रहा है और उसी वेरिएबल को हम लोग पास्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि अब जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो पहले से हाई है। ठीक है, दूसरा हमारे पास हाइपोथेसिस है कि लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पे इस हाइपोथेसिस में हम लोग ये बता रहे हैं कि ऑफिसर्स की जो लेवल है जॉब कमिटमेंट का, उसका ताल्लुक है लेवल ऑफ एफिशिएंसी के साथ। यहाँ पे जस्ट बताया जा रहा है कि कोई ताल्लुक है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन किस किस्म का ताल्लुक है, कौन सी चीज किसको अफेक्ट करेगी, ये इस हाइपोथेसिस में नहीं बताया हुआ। ठीक है, यानी कि एक तरह का तो हमने ये हाइपोथेसिस पढ़ा कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, दूसरी तरह का हमने वो हाइपोथेसिस पढ़ा जिसमें ये हमें नहीं पता होता कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तीसरा हमारे पास हाइपोथेसिस लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट का ताल्लुक है लेवल ऑफ एफिशिएंसी के साथ और साथ ये भी बताया गया है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, चौथा जो हमारा हाइपोथेसिस की टाइप है वो है लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स will lower their level of absenteeism। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप हमें दिखाया जा रहा है कि ऑफिसर्स का जितना ज्यादा लेवल होता है जॉब कमिटमेंट का, उतनी ज्यादा कम उनकी एब्सेंटीज्म होती है, यानी कि वो कम उनकी एब्सेंट्स होती हैं। अब इसमें पहला जो हाइपोथेसिस है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था। जो दूसरा वेरिएबल हमें जो हाइपोथेसिस यहाँ पे नजर आता है इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन की कोई नेचर नहीं बताई गई, कोई ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा रिलेशनशिप है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो दूसरा जो हाइपोथेसिस है ये कौन सा हाइपोथेसिस है, नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। तीसरा जो हाइपोथेसिस है इसमें वेरिएबल्स भी बताए हुए हैं, रिलेशनशिप भी बताया हुआ है और साथ में डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप भी बताया हुआ है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और जो चौथा हमारा हाइपोथेसिस है उसमें डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप भी बताया हुआ है, दो वेरिएबल्स के दरमियान उसको स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफरेंट तरह का हाइपोथेसिस होते हैं। अब हाइपोथेसिस की हम लोग सारी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहली जो टाइप होती है हाइपोथेसिस की, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। जो हमारी सबसे पहली एग्जांपल थी जिसमें एक ही वेरिएबल था वो हमारी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस था। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें सिर्फ वन ही वेरिएबल होता है, इसलिए हम लोग इसको यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं।
इसमें जस्ट हम लोग बताते हैं कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, चीज का साइज क्या है, पहले से ज्यादा है, पहले से कम है, उसकी फॉर्म कैसे है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इस चीज के बारे में हम लोग बताते हैं। जैसे पहला हाइपोथेसिस था, उसमें एक ही वेरिएबल था, उसमें ये बताया गया था कि लेवल ऑफ कमिटमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि लेवल ऑफ कमिटमेंट अब हाई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस। तो इस तरह के जो हाइपोथेसिस होते हैं उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। रिसर्चर्स ज्यादातर रिसर्च क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का इस्तेमाल कम करते हैं। दूसरी जो हाइपोथेसिस की टाइप है दैट इज अ रिलेशनल हाइपोथेसिस। वो वाली प्रोपोजिशंस यानी कि वो वाली स्टेटमेंट्स जिसके दरमियान दो वेरिएबल्स के दरमियान आप लोग रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं और साथ में आप लोग वो बता देते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप है, नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, कॉसल है या सिंपली को रिलेशनल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हाइपोथेसिस में एक ही वेरिएबल होता है, वो कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। और वो जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, रिलेशनल हाइपोथेसिस। उसमें हम लोग रिलेशनशिप ही बता रहे होते हैं कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है, कौन सा रिलेशनशिप है। जब भी आप लोग दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बता रहे होते हैं तो आप उसमें अगर इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये वाला रिलेशनशिप पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला मोर देन है, ये वाला लेस देन है, तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम लोग डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप रिलेशनशिप की डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, सो फॉर्थ। ठीक है, ऐसे हाइपोथेसिस को हम लोग रिलेशनल हाइपोथेसिस तो बोलते ही हैं, लेकिन हम लोग इनको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें हम लोग रिलेशनशिप की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। दूसरे जो रिलेशनल हाइपोथेसिस की टाइप होती है वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये वो होते हैं जिसमें एसोसिएशन मौजूद तो होती है, कोई ताल्लुक मौजूद तो होता है हाइपोथेसिस के दरमियान, लेकिन हमें उस ताल्लुक की डायरेक्शन का नहीं पता होता, वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसमें अब ये नहीं बता सकते कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे हमारा हाइपोथेसिस नंबर 2 था यहाँ पे एग्जाम्पल में, उसमें जस्ट यहाँ पे बताया गया था कि कोई एसोसिएशन पाई जाती है लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट और लेवल ऑफ एफिशिएंसी के दरमियान। अब हमने ये पढ़ा कि रिलेशनल हाइपोथेसिस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, रिलेशनशिप पाया जाता है, लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस की आगे फर्दर टाइप्स भी होती हैं। एक होते हैं को रिलेशनल हाइपोथेसिस, यानी कि वेरिएबल्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, एक दूसरे को अक्कर भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड मैनर में, लेकिन आप उसमें ये नहीं बता सकते कि कौन सा वेरिएबल वजह बन रहा है दूसरे की। ठीक है, यानी कि पता होता है हमें कि कोई रिलेशनशिप है, लेकिन आप काज नहीं बता पा रहे होते, उसको हम लोग बोलते हैं को रिलेशनल हाइपोथेसिस। ये जब हम लोग ये बिलीव करते हैं ना कि ज्यादा बेसिक कोई फोर्स है जो कि दोनों को अफेक्ट कर रही है, तब हम लोग वहां पे को रिलेशनल हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप लोग ये दावा नहीं कर सकते कि कौन सा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को चेंज कर रहा है, लेकिन ये भी पॉसिबल तब ही हो सकता है ये बताना कि कौन सा वेरिएबल काज है, कौन सा वेरिएबल अफेक्ट है, जब तमाम के तमाम फैक्टर्स को आप लोग कंट्रोल कर लें। वो वाले तमाम फैक्टर्स जो कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उनको अगर आप लोग कंट्रोल कर लें तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा काज है और कौन सा अफेक्ट है। दूसरा जो हाइपोथेसिस होता है रिलेशनल हाइपोथेसिस होता है एक्सप्लेनेटरी, या जिसको हम लोग कॉसल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल के चेंज की वजह से किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा होता है, तो उस चेंज को आप लोग बयान कर रहे होते हैं। ये वो हाइपोथेसिस होते हैं जिसमें आप लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी जिक्र करते हैं। काज क्या होता है, काज का मतलब ये होता है कि किसी चीज को होने में हेल्प आउट करना, वही होती है ना हमारी काज। सो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही सिर्फ वो रीजन नहीं होता जो कि किसी दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज या एग्जिस्टेंस का बायस बने, दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो रिसर्चर को चाहिए कि जितने भी पॉसिबल काजेस हो सकते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करें, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को देखना चाह रहे हैं तो तमाम के तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करें। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिसर्च के अंदर। अब हाइपोथेसिस बताने के डिफरेंट तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मोटिवेशन और एफिशिएंसी के बारे में हाइपोथेसिस बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई मोटिवेशन causes हाई एफिशिएंसी, हाई मोटिवेशन लीड्स टू हाई एफिशिएंसी, हाई मोटिवेशन इज रिलेटेड टू हाई एफिशिएंसी, हाई मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस हाई एफिशिएंसी। यानी कि डिफरेंट तरीके से आप लोग अपना हाइपोथेसिस बता सकते हैं। तीसरा जो हाइपोथेसिस होता है दैट इज अ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, पहला जो हाइपोथेसिस था वो क्या था, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। दूसरा वो जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, रिलेशनशिप पाया जाता है, उसके हम लोग ने टाइप्स भी पढ़ी। तीसरा होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस खुद डिजाइन किया जाता है, जो आपका ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है उसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोथेसिस आप लोग डिजाइन करते हैं।
आप कह देते हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, उसको हम लोग बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। रिसर्चर्स उन एविडेंसेस को भी ट्रीट कर रहे होते हैं जो कि हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, और उन एविडेंसेस को भी ट्रीट कर रहे होते हैं जो कि आपके हाइपोथेसिस के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं। ठीक है, नेगेटिव एविडेंसेस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव वन, क्योंकि नेगेटिव एविडेंसेस होते हैं जो कि आप लोगों के हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं। अब जो प्रिडिक्शंस आप लोग हाइपोथेसिस की बुनियाद पे कर रहे होते हैं वो गलत भी साबित हो सकती हैं। असल में हम लोग नल हाइपोथेसिस में बात भी ही वही कर रहे होते हैं जो कि हमारा ओरिजिनल हाइपोथेसिस उसको गलत साबित कर रहा होता है, उस बात को हम लोग नल हाइपोथेसिस में कह रहे होते हैं। नल हाइपोथेसिस सिंपली यही कहता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता या जीरो रिलेशनशिप पाया जाता है। इसको हम लोग H0 से डिनोट करते हैं। इसको आप लोग तीन तरह से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। दूसरा आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज जीरो। या आप लोग ये कह सकते हैं कि द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे आपने जो एसोसिएशन की डायरेक्शन है यानी कि रिलेशनशिप की जो डायरेक्शन होती है उसको भी आपने कंसीडर क्योंकि नहीं करना होता, क्योंकि सिंपली आप तो कह रहे हैं कि बिल्कुल रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप लोगों ने उसकी डायरेक्शन क्यों बतानी है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि H0 भी हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ही होता है। वैसे तो जब भी आप लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने देखना होता है कि कोई वेरिएबल कौन कौन से हैं, फिर आप लोगों को ये देखना होता है कि कोई एसोसिएशन पाई जाती है या नहीं पाई जाती। उसके बाद आपने बताना होता है कि एसोसिएशन की डायरेक्शन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, हम लोग अपने हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हुए भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस को आप लोग टेस्ट कर लें। अगर नल हाइपोथेसिस आपका सच साबित हो रहा है इसका मतलब है कि आपका जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस था वो गलत है। अगर आप लोगों का जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस है उसके अंदर क्रेडिबिलिटी पाई जाती है तो आप जितनी भी रिसर्च कर ले आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन की वजह से इसके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की हमेशा एक्सेप्टेंस ही होती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। जो नल हाइपोथेसिस का जो अल्टरनेटिव होता है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोथेसिस होता है, जिसमें हम लोग दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, वो होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें ना सिर्फ ये कि आप लोगों ने दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन बतानी होती है बल्कि आप लोग रिलेशनशिप भी उसका जो डायरेक्शन भी आप लोग बता रहे होते हैं। अगर तो रिलेशनशिप परफेक्ट है अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान तो इसको आप लोग इंडिकेट करते हैं नंबर 1 से। सिंबॉलिकली आप लोग इसको डिनोट H1 से करता है। फॉर एग्जांपल अब ये कह देते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ द जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। आप रिलेशनशिप बता रहे हैं कि कोई एक रिलेशनशिप है, इसको हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे। पांचवी जो टाइप होती है जो कि आखिरी टाइप है हमारे हाइपोथेसिस की, वो होती है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस असल में वो एक्चुअल हाइपोथेसिस होता है जो कि रिसर्चर फार्मूलेट करता है, जिसमें वो रिलेशनशिप की नेचर भी बताता है, रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी बताता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है कौन सा रिलेशनशिप है। वो आप लोगों का एक्चुअल हाइपोथेसिस होता है, इसी को हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये 5 टाइप्स हम लोगों ने देखी थी अपने रिसर्च हाइपोथेसिस की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। अब हम लोग आगे चलते हैं, हाइपोथेसिस रोल ऑफ द हाइपोथेसिस को हम लोग डिस्कस करते हैं। हाइपोथेसिस का रोल क्या क्या होता है। एक तो ये है कि आप लोगों की आपकी स्टडी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए उस चीज को गाइड करता है। अब आप लोग कोई एक टॉपिक चूज करें, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है वो सारी की सारी आप लोग इकट्ठी करने बैठ जाएं, उसमें से फिर आप देखेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है, उसको आप लोग दोबारा से वो उसकी जो है ना वो छांटी करें आप। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा गैर जरूरी इंफॉर्मेशन भी आप इकट्ठी इस तरह से आपके पास हो सकती है। तो हाइपोथेसिस क्या करता है कि आपकी स्टडी को लिमिट कर देता है कि आपने क्या चीज स्टडी करनी है क्या चीज स्टडी नहीं करनी। ठीक है, एक ये फायदा होता है हाइपोथेसिस का। दूसरा फायदा ये होता है कि इट आइडेंटिफाइज फैक्ट्स दैट आर रेलेवेंट एंड दोज आर नॉट। यानी कि हाइपोथेसिस आप लोगों को बता देता है उन फैक्ट्स के बारे में बता देता है कि जो फैक्ट्स रेलेवेंट हैं और जो रेलेवेंट नहीं है। आप लोगों को हाइपोथेसिस बता देता है आपने किसको स्टडी करना है, किस कंटेक्स्ट को स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है, इन सारी चीजों को आप लोगों को हाइपोथेसिस बता देता है। तीसरा फायदा हाइपोथेसिस का ये भी होता है, इसका रोल ये होता है कि इट सजेस्ट विच फॉर्म ऑफ रिसर्च डिजाइन इज लाइकली टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट।
कि कौन सा रिसर्च डिजाइन आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि रिसर्च डिजाइन आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे कि डिपेंड करता है आप लोगों के टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर। आप लोगों ने सर्वे डिजाइन चूज करना है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चूज करना है, कंटेंट एनालिसिस करना है, केस स्टडी करना है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को चूज करना है, या फोकस ग्रुप डिस्कशंस करनी है। ये सारी डिपेंड करती हैं आप लोगों के टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर। चौथा इसका रोल ये होता है कि आप लोगों को ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है जिसके मुताबिक आप अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी कंक्लूजन्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये तो हम लोग ने रोल पढ़ा। अब हम लोग ये देखते हैं कि आप लोगों के टेस्टेबल हाइपोथेसिस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक तो ये कि हाइपोथेसिस मस्ट बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। आपका हाइपोथेसिस कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो कंसेप्ट्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप लोगों ने क्लियरली डिफाइन करने हैं। डेफिनेशंस आपने वो इस्तेमाल करनी है जो कि ज्यादातर लोग जिनको एक्सेप्ट करते हों, और ऐसी डेफिनेशंस आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है जिनको आप दूसरे रिसर्च स्कॉलर्स के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपका हाइपोथेसिस के अंदर ये होना चाहिए कि इसके अंदर शुड हैव एम्पिरिकल रेफरेंस। जो वेरिएबल्स आप लोग बता रहे हैं अपने हाइपोथेसिस के अंदर वो ऐसे होने चाहिए कि आप एम्पिरिकली उनको ऑब्जर्व कर सकें। अगर एम्पिरिकल रियलिटीज आप लोगों के हाइपोथेसिस के अंदर नहीं होंगी तो आप ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चीज वही आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि एम्पिरिकल होती है, जिनको आप लोग अपनी 5 सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस है कि एम्पिरिकल रियलिटीज ही नहीं है तो ना तो ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ना ही आप लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। तीसरी बात यह कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? आपका हाइपोथेसिस प्लेस और सिचुएशन के हिसाब से तो स्पेसिफिक होना ही चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इसको मजीद नैरो डाउन करना होता है। एक जो ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए थे। फॉर एग्जांपल आप लोग ये कहते हैं हम लोगों ने अर्बनाइजेशन को स्टडी करना है। अब अर्बनाइजेशन में आप लोगों ने किस चीज को स्टडी करना है? अर्बनाइजेशन पूरी की पूरी आप लोग स्टडी करने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। वो तो एक बहुत ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट होता है। इतना ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट आप लोगों को नहीं बता सकते कि आप लोगों ने रिसर्च किस चीज के बारे में करनी है। तो आप फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि मैंने अर्बनाइजेशन और फैमिली साइज के दरमियान एक रिलेशनशिप को देखना है। अब अर्बनाइजेशन की वजह से जाहिर सी बात है कि फैमिली साइज कम हो जाती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन की वजह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें एजुकेशन लेवल का बढ़ना, औरतों की जो लेवल ऑफ एजुकेशन भी आ जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट वाले भी फैक्टर्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स आ जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है? नैरो डाउन करना है। आप लोगों ने कुछ फैक्टर्स को चूज करना है कि मैंने अपनी स्टडी को इन्हीं फैक्टर्स तक लिमिटेड रखना है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के हाइपोथेसिस के अंदर होना चाहिए, हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। जो आपके पास अभी टेक्निक्स मौजूदा दौर में प्रेजेंट हैं जिनको इस्तेमाल करते हो आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, आपका हाइपोथेसिस उन टेक्निक्स के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, हाइपोथेसिस की अपनी एक एम्पिरिकल रियलिटी, हमने कहा था ना कि उसकी एम्पिरिकल रियलिटी होनी चाहिए जिसको आप लोग ऑब्जर्व कर सकें। तो ऐसे टूल्स और टेक्निक्स भी आप लोगों ने देखने होते हैं जिनको आप लोग इस्तेमाल कर सके अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब वो टेक्निक्स अवेलेबल भी होनी चाहिए और रिसर्चर खुद भी इस पोजीशन में हो कि उन सुटेबल टेक्निक्स को डेवलप भी कर सके। उसके मुताबिक आप लोग अपने हाइपोथेसिस को बनाएं। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ थ्योरी। हाइपोथेसिस को सपोर्ट चाहिए होती है थ्योरेटिकल आर्गुमेंटेशन की वजह से। ठीक है, तो रिसर्चर ने क्या करना है कि जो पहले से जो नॉलेज मौजूद है उस पर वो डिपेंड करें, उनको भी वो देखें, उसके मुताबिक एक फ्रेमवर्क डेवलप करें। अभी जो स्टडी आप कर रहे हैं वो और जो पहले से स्टडी हो चुकी है उसके दरमियान एक कनेक्शन, एक जो होता है ना कनेक्शन, उसको वो इस्टेब्लिश करें। स्टडी से आप लोगों को ये भी बेनिफिट होता है कि पहले वाले जो नॉलेज होता है उससे आप लोगों के पास नॉलेज भी आ जाता है, और बाद में जब आप लोग अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो पहले का मौजूद जो पूरा नॉलेज का रिजर्वायर होता है, जो जखीरा होता है, उसमें आप लोग कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के हाइपोथेसिस के अंदर होनी चाहिए। आपने करना क्या है, हाइपोथेसिस के रोल, हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स की जस्ट आप लोगों ने हेडिंग्स को देखना है, और बाकी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में लिख देना है। और बाकी हाइपोथेसिस की जो टाइप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके दरमियान डिफरेंस आप लोगों ने जरूर अपने माइंड में रखना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होती है। वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा हर स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।